वेलकम एवरीबॉडी टू द नेशनल टीवी। तो आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड की एक अजीब मामले के बारे में। कई वर्षों से मैंने विभिन्न पत्रकारों और वकीलों को इस तथ्य के बारे में बात करते हुए सुना है कि रक्षा और रेलवे के बाद जो केंद्र सरकार में सबसे संबंधित है वो है भारत के संपत्ति वाला वक्फ बोर्ड का मामला। हाल ही में अचानक ये खबर आने तक किसी को भी इस पर विश्वास ही नहीं हुआ, बिलीव ही नहीं हुआ। सच तो ये था कि कागज पर कम से कम ये बताया गया था कि 8 एकड़ संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि इनमें से केवल कुछ ही रजिस्टर्ड की गई थी या फिर सिद्ध किया गया था। शायद एक अनुमान हुआ, लेकिन मामले की सच्चाई यह है कि कोई भी भारतीय वास्तव में वक्फ संपत्ति की सीमा नहीं जानता, क्योंकि जिसने मुसलमानों ने बिल्कुल भी नहीं हड़पा है। लेकिन विभिन्न कांग्रेस सरकारों द्वारा उदाहरण पूर्वक इसे दिया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1923 में, जब भारतीय उपमहाद्वीपों में सुन्नी और शिया अपनी संपत्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहते थे और ब्रिटिश वक्फ अधिनियम लेकर के आए थे। यहाँ मुसलमानों द्वारा चलाए जा रहे उपहार और धर्म संस्थाओं से संबंधित था, जिसमें मस्जिद और उनके साथ आने वाली कुछ जमीन है उनके पूर्वज द्वारा वक्फ बोर्ड को छोड़ी गई और अन्य जमीन भी इसमें इंक्लूडेड थी। ये हाल ही में तमिलनाडु में एक बड़ा मुद्दा बन गया था, जहां एक हिंदू किसान अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ जमीन बेचने गया और वहां के रजिस्ट्रार कार्यालय ने उसे बताया कि ये जो जमीन है कि उसकी नहीं है। क्या? हाँ, आपने सही सुना, ये जमीन है वो उसकी नहीं है, उसे वक्फ बोर्ड से अनुमति की आवश्यकता है, परमिशन की आवश्यकता है। यह जमीन वर्षों से उनके परिवार के पास थी, साथ ही क्षेत्र के कई गांवों में थी। लगभग 400 एकड़ की जमीन जो थी वो पीढ़ियों से चली आ रही थी, हिंदुओं की थी। अब किसान घाटे में था। वक्फ बोर्ड के कानून के मुताबिक अब उसे मुस्लिम ट्रिब्यूनल के पास सामने जाना होगा, और जहां इस्लाम का अच्छा जानकार कोई व्यक्ति यह डिसाइड करेगा कि जो उसकी जमीन है कि अल्लाह की है। वक्फ बोर्ड का कानून कहता है कि उसकी सभी जमीनें अल्लाह के नाम पर थी। हताश में वो मीडिया के पास गया और फिर समस्या की गंभीरता को मीडिया और वकीलों ने उसका उठाया। वक्फ बोर्ड के प्रमुख एक दयालु सज्जन ने टीवी पर साक्षात्कार हुआ और उसने पुष्टि की कि 1500 साल पुराने चोल मंदिर सहित हिंदू गांव वास्तव में वक्फ बोर्ड के थे और उनके पूर्वज ने उन्हें दिए थे। लेकिन कागजी कार्रवाई को कंगाल हो लगा, क्योंकि यह वक्फ बोर्ड के पास था। इस समय तक लगभग हर प्रमुख टीवी चैनल और समाचार पत्र पर यह पूछा जा सकता था कि वक्फ बोर्ड ने हिंदू गांवों एवं मंदिर और इतनी जमीन कैसे हासिल की। भाई, कहानी ने तूल पकड़ लिया और ये कई राज्य ने अपने क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच शुरू कर दी। कुछ समाचार रिपोर्टों से ये पता चला कि 57 वर्षों के दौरान विभिन्न कांग्रेस सरकारों ने कैसी संपत्तियों को ये तो वक्फ बोर्ड द्वारा अधिग्रहण करने की अनुमति दी और दूसरी तरफ से देखने की अनुमति दी थी। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के मामले में ये डीएम की सरकार थी। शायद यह तुष्टीकरण का एक रूप था या वोट बैंक की राजनीति, या दोनों ही। पॉलिटिक्स है भाई। वक्फ बोर्ड चलाने वाले कुछ मुसलमान ने कहा कि यह संपत्ति 1945 के उनके पास आई थी, जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। जो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, उन्होंने अपनी जमीन वक्फ को उपहार में दे दी। लेकिन यह ज्ञात हुआ कि विभाजन के दौरान पाकिस्तान में हिंदू भूमि भारत से आए मुस्लिम शरणागत को दे दी गई थी और किसी ने सुना था कि यह बदले में दिया गया कदम था। लेकिन ऐसा लगता था कि हिंदुओं के साथ बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। शत्रु भूमि अधिनियम वास्तव में सभी हिंदू शरणागत के पास ही नहीं गया और 1987 के अंत में राजीव गांधी ने हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्से में जमीनें वक्फ बोर्ड को दे दी। कुछ शरणार्थियों को वक्फ बोर्ड की जमीन किराए पर दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए किराया बढ़ता गया और अब ऐसा लगता था कि वे भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें जमीन उसी तरह से दी जाए, उन्हें की जानी दी जाए। वक्फ बोर्ड के प्रशासन के तरीके से केवल हिंदू ही परेशान नहीं थे। कुछ मामले में, जैसे कि यूपी में वक्फ बोर्ड द्वारा एक मॉल के लिए कब्रिस्तान की जमीन स्थानीय राजनेताओं को बेच दी गई और जाहिर तौर पर मुसलमान परेशान थे।
इससे समुदाय को भी फायदा नहीं हुआ, केवल वक्फ बोर्ड के सदस्यों सभी अच्छी स्थिति वाले मुसलमान को बिक्रियाएं मिली। हाल ही में खबर आई थी कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के दुरुपयोग को लेकर के एक मुस्लिम सज्जन हाफिज कुरैशी ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। कुरैशी ने अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि बोर्ड में विधायक के अपने लोग थे और एएसएफ संपत्तियों को बेचने या पट्टे पर देने के निर्णय पर 5 सदस्यों के मतदान के बजाय उन्होंने केवल 2 सदस्य के वोट दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में आम चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले कांग्रेस सरकार ने लुटियंस दिल्ली और अन्य महंगी जगह पर 123 वीवीआईपी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे दी थी। ये कथित तौर पर बिना ज्यादा विचार विमर्श किए गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वक्फ को विशेषाधिकारी प्राप्त थे, क्योंकि सिख, जैन, बौद्ध और पारसी जैसे किसी अन्य अल्पसंख्यक समूह को राज्य से उनका पूजा स्थल के लिए कोई जमीन नहीं मिली। वास्तव में हिंदू मंदिर और उसकी भूमि अभी राज्य की थी और 200 मिलियन से अधिक की आबादी के साथ कोई ये नहीं कर सकता था कि जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए वो अल्पसंख्यक है और उन्हें विशेषाधिकार की आवश्यकता है। अदालत धीरे धीरे चलती गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 6 गांव और चोल मंदिर वाली 400 एकड़ जमीन उन लोगों के पास वापस दे दी जाएगी जो सदियों से वहां रह रहे हैं, और उन्हें पूरी निष्पक्षता से वह जमीन जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणागत के लिए थी, उन्हें मनमाने ढंग से वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। वो जो जमीन उन्हें मिलनी चाहिए वापस से उन्हीं किसानों को। आखिरकार वो पाकिस्तान में अपनी जमीनें और संपत्ति को छोड़कर भारत भाग गए और पाकिस्तान चले गए मुसलमानों की कोई भी शत्रु संपत्ति, जैसे कि कहा जाता था कि वो जो हिंदू को दी जानी चाहिए वो भारत भाग गए थे। यह सिर्फ न्याय संगत है, लेकिन वक्फ बोर्ड अपना एक न्यायाधिकरण और अपने कानून होने का हर मामला अदालत में लड़ना होगा, और ऐसे हजारों मामले देखे जा चुके हैं। केंद्र सरकार की सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वो कानून के लिए उस हिस्से को रद्द कर दे जहां हितों का स्पष्ट टकराव है और जहां सबूत का बोझ योग्य व्यक्ति पर। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आपको अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ।